नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट का, और ये वाला आपके 2023 के एग्ज़ाम के लिए टारगेटेड है, जिसमें मैंने आज के वाले सवाल पे पॉलिटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके टोटल आपका 90 टेस्ट होगा और लगातार इस सीरीज़ को बढ़ाते हुए चलेंगे। और आज मैंने मॉडरेट टाइप के सवाल लिया हुआ है, और जिस किसी को भी सवाल नहीं बनता है उस सवाल को आप नोट डाउन करना और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, ताकि आपका समय रहते तैयारी हो जाए, क्योंकि अभी काफ़ी वक्त है। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? आपको बताना है प्रियम्बल में कितने प्रकार के फ्रीडम के बारे में कहा गया है। ऑप्शंस देखो, 3, 5, 8, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं प्रियम्बल में लिखा हुआ है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना। ये यहाँ पे 5 फ्रीडम के बारे में बताया गया है प्रियम्बल में, उद्देशिका में या प्रस्तावना में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 5 स्वतंत्रता की बात कही गई है प्रियम्बल में। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए हुए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपको सही मिलान लगाना है। ऑप्शन मैंने नहीं लगाया क्योंकि पूरा भर गया था। चलो सूची 1 को देखो। मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्रीय राज्य संबंध। दूसरा, ब्रिटिश संविधान, कनाडा का संविधान, आयरिश संविधान, अमेरिका का संविधान। तो आपको सही जोड़ी सुमेलित करना है। अगर आपने संविधान पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले आपने याद किया होगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरिश से। उसके अलावा आपने याद किया होगा मौलिक अधिकार ये लिए गए हैं अमेरिका से। अगर इस वाले क्वेश्चन में इन दोनों का आप लोग जानते होंगे तो आपसे ये सवाल बन जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। आप लोग जानते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है ये लिए गए हैं आयरिश से। अभी देखा हमने मौलिक कर्तव्य लिए, मौलिक अधिकार दिए गए हैं अमेरिका से। इसके अलावा केंद्र राज्य के बीच संबंध जो होंगे उसके बारे में हमने लिया है कनाडा की सरकार से। मंत्रिमंडलीय सरकार के बारे में हमने लिया है ब्रिटिश सरकार थे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसके अलावा और जानते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य होता है उसको हमने लिया है कहाँ से? यूएसएसआर, जिसको हम लोग अभी रसिया के नाम से, रूस के नाम से जानते हैं। चलो अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और आप लोग जानते हैं कि इसके अगले ही साल यानी कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारा जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, इसकी स्थापना हुई थी इसके बाद में। यानी कि जो हमारा हमने पढ़ा ना ये वाला सर्वोच्च न्यायालय, ये वाला अभी वर्तमान वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है, क्योंकि इस वाले न्यायालय के खिलाफ तो ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल में यहाँ पे अपील की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे होगा, है ना? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला सवाल। भारत की संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पे फिर से प्रियम्बल से सवाल लिया गया है। ऑप्शंस देखो, 2, 3, 4, 5। प्रियम्बल में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है यहाँ पे आपको उसको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से यहाँ पे न्याय हैं? आपने देखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये 3 न्याय के बारे में प्रियम्बल में बात कही गई है। चलो अगला सवाल देखो। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सारे ऑप्शंस एक जैसे लग रहे हैं, आपको इसका सही आंसर बताना है। चलो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अधिक संख्या लोगों का, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना, ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने रखा था? आपको बताना है प्रियम्बल का प्रस्ताव किनके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी।
इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या था, प्रस्तावना का प्रस्तावित किया गया था। कब रखा गया था? आप लोग जानते हैं 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, जिसकी स्वीकृति हुई थी 1947 में। और यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख रहे हैं BN राव, ये जो हमारा संविधान सभा बना था ना, इसके सदस्य नहीं थे, लेकिन संवैधानिक सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया था। इसके अलावा आप जानते हैं BR अम्बेडकर को, ये हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे। और यहाँ पे महात्मा गांधी जी का नाम लिखा हुआ है, तो ये इनका कोई भी संबंध इस समय का नहीं है। चलो अगला सवाल देखो। भारत का संविधान सुनिश्चित करता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समुदाय आधारित अधिकार। सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, चलो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में संविधान में हर प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, हर कास्ट के लोगों के ऊपर ध्यान दिया गया है, हर क्षेत्र के बारे में, विकास के बारे में कहा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि संविधान के 29-30 में देखोगे तो वहाँ पे अल्पसंख्यक के लिए, वहाँ पे निचली जाति के लिए जो हमारे विशेष प्रावधान है उनके बारे में कहा गया, ताकि समुदाय के आधार पर उनका उत्थान हो। आप लोग देखोगे कि आर्टिकल जो 30 है उसमें ये भी कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उन लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपनी ही जाति के, अपने ही धर्म का एक संस्था को स्थापित कर सकती है और उसको संचालित भी कर सकती है। तो यहाँ पे तीनों इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि सामुदायिक आधारित अधिकार संविधान में नहीं बताए गए हैं, ठीक है। चलो तो याद रखना उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद, यहाँ पे सेम सवाल जो मैंने अभी कहा वो आ गया है। तो इसका सही जवाब अभी मैंने क्या बताया, आर्टिकल नंबर 30 में इसके बारे में बताया गया है, जहाँ पे अल्पसंख्यक जो हैं उनको अपनी पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं, उनका संचालन भी कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट भी उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है। चलो अगला सवाल देखो। भारत का संविधान स्पष्टता, प्रेस की आज़ादी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है कि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल होती है। इवन आप लोग देखोगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपको यहाँ पे घूमने का अधिकार है, आपको यहाँ पे विदेश जाने का अधिकार है, आपको राइट टू नो इन्फॉर्मेशन जानने का अधिकार है, इवन आपको चुप रहने का अधिकार भी है, इवन आपको बोलने का अधिकार भी है, इवन आपको सुनने का अधिकार भी है। तो ये सारे आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। चलो अगला देखते हैं। जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। किनके द्वारा निषिद्ध किया गया है? भारत के संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी के द्वारा कहा गया है कि बाल श्रम किसी भी तरह से कहीं भी इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, और जहाँ भी बाल श्रम के द्वारा कोई भी ऐसा काम किया जाता है तो उस क्षेत्र को ही समाप्त कर दिया जाएगा, बंद किया जाएगा। इसलिए आप लोग देखते हो किसी भी रेस्टोरेंट में या होटल में वहाँ पे चिपका दिया जाता है कि हमारे यहाँ कोई भी बाल श्रमिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जगह से, हर क्षेत्र से इसके लिए प्रतिबंधित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। यदि भारत अपने राज्य क्षेत्र को किसी पड़ोसी देश को अधिर्पित करने का निर्णय करता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसका उपयोग किया जाता है? ये आपको भाग 1 में पढ़ने को मिलेगा। और आप लोग जानते हैं कि इसमें अनुच्छेद 1 से 2 में ये कहा गया है कि संसद को ये बताया गया है कि संसद को ये अधिकार होगा कि वो अपने राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तित कर सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को भारत संघ में मिला सकती है, किसी राज्य क्षेत्र का खंडन करके दूसरे राज्य क्षेत्र में परिवर्तित कर सकती है। तो ये आर्टिकल नंबर 2 और 3 में बताया गया है, और इसके द्वारा जो भी बदलाव किए जाएंगे इस आर्टिकल में संसद के द्वारा, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368 में कहा गया है, जहाँ पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलो अगला सवाल देखो। भारत को राज्यों का परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ के रूप में क्यों वर्णित किया गया है?
देखो यहाँ पे भारतीय संघ राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम है। राज्यों का संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल नंबर 1(2) में ये कहा गया है, 1 में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश और राज्य के बीच में किसी प्रकार का समझौता है। हमारा पूरा का पूरा जो हमारे राज्य हैं सभी के सभी एक हैं। यहाँ पे किसी भी राज्य को भारत देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे सब कुछ जो है, हमारा राज्य भी एक है, हमारा राज्य के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र हैं सभी भारत संघ में शामिल हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। चलो अगला सवाल देखो, संपत्ति का अधिकार किस में आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत, नैसर्गिक अधिकार के अंतर्गत, वैधानिक अधिकार के अंतर्गत या कानूनी अधिकार के अंतर्गत। तो इसको आपको बताना है। चलो बताओ। शुरुआत में ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमने इसे संशोधित किया और इसको हमने डाल दिया है विधिक अधिकार के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 300 का में डाल दिया है। तो ये पहले मूल अधिकार होता था, लेकिन अब किस में आएगा, ये वैधानिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। चलो अगला देखो, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह एक संविधानेतर इकाई है, यह निर्देशात्मक और नीतिगत सहयोग प्रदान करता है, ना कि तकनीकी परामर्श। यह एक सहयोगात्मक और आधार से सिर्फ दृष्टिकोण प्रदान करता है। चलो ऑप्शन बताओ, इसका आंसर बताओ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 1 और 3। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ सलाह देने का काम करती है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल के द्वारा नहीं बनाया गया है, संविधान के बाहर का है, इसलिए ये संविधानेतर इकाई है और इसमें सिर्फ सलाह या सजेशन के बारे में ही कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 1 और 3 पहला वाला हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोग को याद रखना चाहिए कि नीति आयोग आया था योजना आयोग के बाद में। नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। यहाँ से सवाल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। सुमन बेरी हमारे उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। CEO कौन है, अमिताभ कांत है। और आप लोग जानते हुए इसका हेड होता है देश का प्रधानमंत्री, यानी कि नरेंद्र मोदी इसके हेड होते हैं। तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। सुमन बेरी इसके नए उपाध्यक्ष हैं। चलो अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस हेतु आपात की दृष्टि उद्देश्यणा वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि आपात शब्द किस राष्ट्रीय आपात के लिए इसका यूज किया जाता है। आपात शब्द राष्ट्रीय आपात के लिए, राष्ट्रपति शासन के लिए, वित्तीय आपात के लिए, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन, किसके लिए आपात शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति शासन के लिए आपात शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। संविधान के किसी भी आर्टिकल में आपात के बारे में नहीं कहा गया है कि आपात कहा जाएगा, लेकिन बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन को हम लोग आपात कहते हैं। और आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 356 के तहत राष्ट्रपति जारी करते हैं। चलो अगला सवाल देखो, क्यों जारी किया जाता है, जब किसी भी राज्य में संवैधानिक विफलता के कारण वहाँ का सुशासन व्यवस्था या शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चल रही होती है, या कोई भी राज्य का शासन संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलता होता है, उस समय राष्ट्रपति को लगता है कि अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन चला देना चाहिए, ताकि वहाँ की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से सही रूप से चलाया जा सके। इसीलिए आपको राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता या चलाई जाती है। चलो अगला देखो, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित कही गई है। आपको बताना है आर्टिकल नंबर भाग 2 से अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 11। तो इसके बारे में आपको आर्टिकल्स को भी याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं। तो मैंने क्या बोला कि भाग 2 में नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में कहा गया है, और ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता के बारे में प्रबंध दिए गए हैं कि कौन व्यक्ति नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, नागरिकता कैसी होगी, सबके बारे में उपबंध 5 से 11 में बताए गए हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आपको बताना है कहाँ से हमने एकल नागरिकता ली है। चलो देखो, फ्रांस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा फ्रांस के संविधान से हमने सिंगल सिटीजनशिप की प्रावधान ली है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ब्रिटेन की भांति पूर्ण रूप से संसदीय प्रणाली को अपनाया है। भारत में सबसे ऊंचा स्थान सर्वोच्च न्यायालय का है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा कि हमने ब्रिटेन की भांति पूर्ण संसदीय व्यवस्था को नहीं अपनाया है। हमारे यहाँ का जो संसदीय व्यवस्था का हायरार्की है वो बिल्कुल ही ब्रिटेन से अलग है। इसके लिए सवाल मैंने अगले वाले वीडियो में बताया है। और ऑप्शन नंबर 2 में ये बोला गया है कि भारत का सर्वोच्च ऊंचा स्थान सर्वोच्च न्यायालय का है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में सबसे ऊंचा स्थान संविधान का है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान के जो वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए संविधान सर्वोच्च न्यायालय को उनको बनाया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान में जो शब्द देंगे होंगे, जो प्रावधान लिखे होंगे, उसकी व्याख्या करेगी। तो सबसे ऊंचा स्थान किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है, संविधान का है। तो इसका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित का संशोधित रूप है। अगर आप में से किसी को भी कोई सवाल नहीं बन रहा है तो उसको नोट डाउन करना, अभी काफ़ी वक्त है। उस टॉपिक को फिर से पढ़ना ताकि वक्त रहते आपकी सारी तैयारी हो जाए, ठीक है। चलो ऑप्शन देखो कि प्रस्तावना किसका संशोधित रूप है? नेहरू रिपोर्ट, उद्देश्य प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसी को हम लोग क्या बोले हैं, प्रस्तावना के बारे में जानते हैं, जिसको नेहरू जी ने क्या किया था, प्रस्तावित किया था, जिसके अगला सवाल भी उससे बना हुआ है। चलो देखो, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के कौन से अधिकार के अंतर्गत आते हैं? आपको जानते हैं कि राष्ट्रपति के बहुत सारे पावर्स होते हैं और उन पावर्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो आपको बताना है अध्यादेश किस में आता है, विधायी अधिकार, कानूनी अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्यादेश जारी करने का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 123 के तहत आता है और ये जारी किया जाता है। इसके 3 कंडीशन होते हैं। एक तो संसद ना चल रही हो, संसद का सत्र ना चल रहा हो। दूसरा, संसद में से कोई एक सदन सत्र में ना चल रहा हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में से लोकसभा यदि नहीं चल रहा हो तब स्थिति में। और तीसरी कंडीशन ये है कि जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि अब कानून का निर्माण तुरंत अवस्था में किया जाना चाहिए, इस स्थिति में आर्टिकल नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विधायी अधिकार है, ना कि किसी भी कारण से व्यक्तिगत अधिकार। तो यहाँ पे आप व्यक्तिगत अधिकार नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे 3rd कंडीशन पढ़ा है कि प्रेसिडेंट को लगता है कि कानून के निर्माण करने के लिए अभी अध्यादेश जारी करना जरूरी है, तब अध्यादेश जारी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो अधिकार है ये विधायी अधिकार के अंतर्गत आते हैं, स्वविवेक की शक्ति के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे जो राज्यपाल होते हैं उनको भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है आर्टिकल नंबर 213 के अंतर्गत, यानी कि 213 के अंतर्गत। चलो अगला सवाल देखो, कौन से मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? यहाँ पे जितने भी राष्ट्रपति हैं, जितने भी न्यायाधीश हैं, सभी के नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर आपने देखा होगा, वहाँ पे न्यायाधीशों के नाम दिए गए थे और उनका जो समय पीरियड था उनको अनुसार जमाने को कहा गया था। तो प्रोबेबली है कि ऐसा सवाल और भविष्य में पूछे जाएंगे, इसलिए उसको अच्छे से पढ़ना। चलो यहाँ पे बताना है आपको मुख्य न्यायाधीश कौन है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति JS कहर, न्यायमूर्ति UU ललित, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। इसमें आप लोग ये वाला ऑप्शन भी देख रहे होंगे, न्यायमूर्ति UU ललित, ये हमारे अभी वर्तमान में CJI हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे भारत देश की। कौन? न्यायमूर्ति UU ललित। चलो अगला सवाल देखो, संघ की कार्यपालिका में कौन अंग नहीं होते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो संघ की कार्यपालिका आप लोग किस वाले भाग में पढ़ोगे? भाग नंबर 5 में पढ़ोगे। और संघ की कार्यपालिका के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर 76 तक दिया गया है। और आप लोग जानते हैं कि इसमें लोकसभा का अध्यक्ष इसमें सदस्य नहीं होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होता है, महान्यायवादी भी होते हैं। इसके अलावा आप लोग को याद रखना, राष्ट्रपति भी संघ की कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य की एकल नागरिकता, राष्ट्र की एकल नागरिकता, भारत या अन्य राज्यों की दोहरी नागरिकता, राष्ट्र तथा राज्य की दोहरी नागरिकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा कि हमारे देश में हमारे राज्य को हमारे देश के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, सब एक हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि आर्टिकल नंबर आप लोग देखोगे भाग कितने में कहा गया है? भाग
2 में कहा गया है, आप लोग इसमें देखोगे नागरिकता के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इसमें ये बोला गया है कि जो भी यहाँ पे सदस्य होगा, जो भी यहाँ पे व्यक्ति होगा, नागरिक होगा, उसकी कंडीशन ये होगी कि उसके पास सिटीजनशिप में केवल एक ही नागरिकता होगी। अमेरिका के जैसे वहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं होगी। अमेरिका में वहाँ की स्टेट की भी अलग सिटीजनशिप होती है, नागरिकता होती है, और देश की भी अलग नागरिकता होती है, यानी कि अमेरिका में 2 नागरिकता, डुअल नागरिकता होती है। वैसे हमारे इंडिया में नहीं होगा। हमारे इंडिया में केवल एक नागरिकता होगी, जो केवल भारत देश के नाम से जारी किया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्र की एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचक करती है राज्यों का, राज्यसभा का स्थानों का आवंटन, पंचायत व्यवस्था को, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधित या भाषाओं को। तो इसका सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या होगा? आप लोगों को 4थी अनुसूची के बारे में बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में। तो अनुसूची में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उनको आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे देख लो पंचायत व्यवस्था के बारे में, तो इसके बारे में कहा गया है अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 में इसके बारे में बोला गया है। अगला देखोगे तो अनुच्छेद भाषाओं को, इसके बारे में आप लोग जानते हो 8वीं अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित यहाँ पे अनुसूची बताई गई है अनुसूची 5 में। तो इसके ट्रिक भी होते हैं जिसको आपने जानते होंगे, भली भांति। नहीं जानते होंगे तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। अभी क्लासेस मेरा आने वाला था पॉलिटी का आप लोगों के लिए, लेकिन मैं टैब से पढ़ाती थी आपको, और टैब मेरा ख़राब हो गया जिसके चलते वो बनने गया है, अभी तक नहीं आया है। इसलिए आपकी क्लासेस जो है पॉलिटी के और बाकी क्लासेस भी नहीं हो रही हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके निर्माण अनुसार कालक्रम में जमाइए। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे आपको सही क्रम में जमाना है। चलो जमाओ इसको, कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें बना था सिक्किम, सिक्किम के बाद बना था अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ बना था, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड बना था। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी 2, 1, 4, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यों का निर्माण कब कब हुआ, किस कालक्रम में हुआ, आप लोगों को याद रखना है। और इसका जो मैप की लोकेशन है उसको भी याद रखना है। मैप वाला एक वीडियो मैं आपको दे दिया है, आप उससे पढ़ लीजिए अगर आपको मैप में याद नहीं है तो। इसके अगले वीडियोस में हम लोग क्लासेस करने वाले हैं, तो आप इसमें बने रहना। चलो अगला सवाल देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह, राज्यों का यूनियन, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का अधिपत्य देश। देखो काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट से मैंने सवाल उठाए हैं, जहाँ से आप ऐसे पढ़ते हुए हल्के में निकल गए होंगे, तो वहाँ से भी सवाल मैंने लिया हुआ है। तो ये हमारे जो आपने पॉलिटी का जो बुक है वो 3-4 जो चैप्टर हैं, 3-4 जो शुरुआत के चैप्टर हैं उसको स्किप मत करना। वहाँ से एकदम माइनर क्वेश्चन के सवाल बन जाते हैं, तो वहीं से आज मैंने अपने सवाल को लिया हुआ है। चलो इसका आंसर बताओ पहले, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि राज्य क्या होगा? राज्यों का यूनियन होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है ना। चलो आर्टिकल नंबर 1 में निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? आपको बताना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहाँ पे सदस्य कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, एन गोपाल स्वामी, सरदार पटेल, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो आपको सही आंसर यहाँ पे बताना है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा यहाँ पे एन गोपाल स्वामी भी थे, और इसके अलावा कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 और 4 हो जाएगा, लेकिन क्रिएट नहीं किया गया तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य यहाँ होते थे, जिसके हेड कौन थे? जिसके हेड यहाँ पे अम्बेडकर जी, इनका हेड आपको देखने को मिलेगा। शायद मैंने यहाँ पे और सवाल डाला हुआ है, चलो एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस दिन को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1946 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसी तिथि को प्रस्तावना लिखे जाने के कारण या उपयुक्त सभी के कारण 26 जनवरी के दिन में संविधान को लागू किया गया था। आपको सही आंसर बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा, आप लोग जानते हैं कि हमारा जो स्वतंत्रता था, उस स्वतंत्रता के लिए दिवस मनाया गया था, वो बनाया गया था 1930 में। डेट कब था? डेट था 26 तारीख को, ये मनाया गया था 1930 में। और इसी तारीख को याद रखने के लिए संविधान को लागू करने का दिन
का निर्णय किया गया था। आगे और सवाल बने हुए हैं इससे। चलो अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि निम्नलिखित में से कौन सी है? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 5 दिसंबर 1919। तो आपको बताना है अंतिम बैठक कौन से डेट को हुआ था। सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को ये हमारे संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, अंतिम बैठक इस दिन की गई थी। अगला सवाल देखते हैं। अंतिम सवाल है ये, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। आपको गलत कथन यहाँ पे चुनना है, सवालों को अच्छे से पढ़ना। 26 जनवरी 1949 को संविधान पूर्ण रूप से देश में लागू हुआ था। संविधान को भारतीय संसद द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो आपको यहाँ बताना है गलत कथन कौन से हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं कि दोनों ही यहाँ पे गलत कथन हो जाएगा, यानी कि दोनों ही यहाँ पे सही है। तो इसका मतलब यह है कि 26 जनवरी, आप लोग जानते हैं 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। किसके द्वारा? उस समय संसद नहीं हुआ करती थी, उस समय संविधान सभा थी। अभी आपने पढ़ा था ना, संविधान सभा थी। तो ये संविधान सभा उस समय हुआ करती थी, तो उनके द्वारा 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। और आप लोग जानते हैं 26 जनवरी के ही दिन 1950 में ये पूर्ण रूप से पूरे भारत देश में लागू हुआ था हमारा भारतीय संविधान। तो आप लोग इसको याद रखना। और संविधान सभा जो हम लोग का था वो गठित हुआ था 1946 को, और इसी के द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो ये हमारे आज के सवाल थे। आप लोगों को किसी सवाल में कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाना है, आप चाहे जहाँ से कर रहे हो। यदि आप इस चैनल से करना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन अगले वीडियोस की आपको मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़िए अच्छे से, इसको रिवाइज़ कीजिए, याद करिए और एग्ज़ाम की अपनी तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।